हम सभी को पिज्ज़ा बहुत पसंद है और उसके साथ अगर चीज़ी डिप और केएफसी की चिकन बकेट मिल जाए तो बात ही क्या है। वेलकम टू फैंटास्टिक। मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम खूब सारी खाने पीने की बातें करने वाले हैं और खाते पीते जुबिलेंट फूड वर्क्स और देवयानी इंटरनेशनल को डिटेल में कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे आखिर कौन है सबकी पसंद। जुबिलेंट फूड वर्क्स जो इंडिया में डोमिनोज पिज़्ज़ा की एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी पार्टनर है, उसके टोटल 1400 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, 12 सप्लाई चेन हैं और 293 सिटीज़ में प्रेजेंस है। 2021 में कंपनी ने टोटल 146 न्यू स्टोर्स ओपन किए थे। इनका 98.4% ऑर्डर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आते हैं और वहीं 23.5% का ईबिट्डा मार्जिन भी है। इनका प्रेजेंस इंडिया के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका में भी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में टोटल 6 ब्रांड्स हैं, जिसमें से 3 इंटरनेशनल हैं और 3 होम ग्रोन ब्रांड्स हैं। डोमिनोज, डंकिन डोनट्स और पोपोइस, ये तीनों इंटरनेशनल हैं और हॉन्ग्स किचन इनका होम ग्रोन ब्रांड है जो चाइनीज क्विजीन सर्व करता है। शेफ बॉस एक रेडी टू कुक ग्रेवीज और सॉसेस प्रोवाइड करने वाला ब्रांड है। एकदम ब्रांड डील करता है इंडियन क्यूजीन में। पोपोइस एक क्विक चिकन बाइट्स की चेन है, काफ़ी हद तक केएफसी जैसा। इन्होंने लास्ट ईयर डीपी यूरेशिया में 32.8% का स्टेक एक्वायर किया, जो एक एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी है टर्की, अजरबैजान, रशिया और जॉर्जिया में, और उसके 800 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स भी हैं। इनका बारबेक्यू नेशन में भी 9.72% का स्टेक है। पेंडेमिक के टाइम कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनी ने लगभग 109 अनप्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट्स को, जिसमें डाइन इन सर्विसेज थी, उसको क्लोज किया। ये रेस्टोरेंट्स मोस्टली एयरपोर्ट्स, मॉल्स, टेक पार्क्स में प्रेजेंट थे। रिसेंटली कंपनी के सीईओ मिस्टर प्रतीक पोटा ने भी रिजाइन किया है। देवयानी इंटरनेशनल ये भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है जो यम ब्रांड्स जैसे केएफसी और पिज्जा हट को ऑपरेट करती है इंडिया, नेपाल और नाइजीरिया में। कंपनी का ईबिट्डा 20% का है। कंपनी के रफली 300 पिज्जा हट हैं, 264 केएफसी हैं और 44 कोस्टा कॉफी हैं। कंपनी का ईबिट्डा 20% के आसपास का है। इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस 155 सिटीज में है। कंपनी ने लास्ट ईयर कॉस्ट कटिंग के लिए स्टोर रेंटल्स को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे मूव किया और 3 एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स को भी सरेंडर किया, जो कि जीरो बिजनेस दे रहे थे ड्यू टू बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बहुत फ्रीक्वेंटली रिजाइन करते रहते हैं और इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। कंपनी एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, जिसको हम जब फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे तब डिटेल में देखेंगे। चलिए अब क्यूएसआर इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया की फूड इंडस्ट्री से। तो ये एक बहुत ही मैसिव इंडस्ट्री है जिसकी 2020 में 40,000 करोड़ का रेवेन्यू था। क्यूएसआर इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था और 34.1% कंट्रीब्यूट करता है। क्यूएसआर एक्सपेक्टेड है कि 12 से 15% के सीएजीआर से ग्रो करेगा 2025 तक और ओवरऑल फूड मार्केट का 9% से ग्रो होने का एक्सपेक्टेशंस हैं। फूड इंडस्ट्री में मेजरली 4 टाइप के प्लेयर्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर मतलब स्ट्रीट शॉप्स, ऑर्गेनाइज्ड स्टैंड अलोन प्लेयर्स जो किसी चेन का पार्ट नहीं है बट प्रॉपर रजिस्टर्ड है, चेन मार्केट जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, केएफसी एक्सेट्रा, रेस्टोरेंट्स इन होटल्स चौथा पॉइंट हो गया। इंडिया में मिलेनियल एज ग्रुप मतलब 15 से 34 साल वाले लोग लगभग 447 मिलियन हैं, जो इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग 34% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ही मोस्टली इन सभी प्लेयर्स के प्राइम कंज्यूमर भी हैं। आउटडोर ईटिंग का बढ़ता हुआ ट्रेंड और चेंजिंग लाइफस्टाइल और इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम मिलेनियल्स में इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो अभी तक इंडियन फूड इंडस्ट्री 2014 से लेकर 2020 तक 8% के सीएजीआर से ग्रो हुई है। वहीं FY20 से 25 तक ये 9% के सीएजीआर से ग्रो हुई है। लगभग 2020 में 2500 करोड़ का मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास था, वहीं स्टैंड अलोन के पास 1203 करोड़ का, चेन मार्केट के पास 397 का और रेस्टोरेंट्स इन होटल के पास 116 का। आप ये फिगर देख सकते हैं ये कितनी तेजी से ग्रो होने वाला है 2025 तक। इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीज कॉस्ट, जो रफली 10% कॉन्स्टिट्यूट करती है ओवरऑल रेवेन्यू का। और क्योंकि ये लीज लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो नॉन करंट लीज लायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सबसे पहले नॉन प्रॉफिटेबल आउटलेट्स ही बंद होते हैं। चलिए अब जुबिलेंट फूड वर्क्स और देवयानी इंटरनेशनल के पोर्टफोलियो देखते हैं कितने कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। तो लगभग डोमिनोज पिज़्ज़ा के 1360 रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में, डंकिन डोनट्स के बहुत ही कम सिर्फ 24 रेस्टोरेंट्स हैं, हॉन्ग्स किचन के सिर्फ 8, एकदम के सिर्फ 4,
श्रीलंका और बांग्लादेश में बहुत ही थोड़ा सा प्रेजेंस है कंपनी का, जहाँ पे 26 और 5 रेस्टोरेंट्स हैं। वहीं देवयानी इंटरनेशनल का देखें तो सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट्स इनके पिज़्ज़ा हट के हैं इंडिया में 297, वहीं KFC के 264 और कोस्टा कॉफ़ी के 44 हैं। जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं उसके सिर्फ 50 रेस्टोरेंट्स हैं। नाइजीरिया, नेपाल में 37 रेस्टोरेंट्स हैं। पिज़्ज़ा हट का अगर आप चार्ट देखें तो इनके थोड़े थोड़े रेस्टोरेंट्स हर साल बड़े हैं, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखें तो FY21 में पिज़्ज़ा हट से बहुत ही कम रेवेन्यू आया। वहीं KFC का आप अगर देखें तो ये नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा KFC से ही आता है, जबकि टोटल ओवरऑल रेस्टोरेंट कंपेयर टू पिज़्ज़ा हट कम है। कोस्टा कॉफ़ी अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूसली इनके रेस्टोरेंट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं और रेवेन्यू भी बहुत तेज़ी से फॉल हो रहा है। देवयानी इंटरनेशनल के अगर बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो FY21 में 3 की डायरेक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, वहीं 4 नए डायरेक्टर्स ने ज्वाइन किया। इतना ज़्यादा शफलिंग और नए डायरेक्टर्स का आना और पुराने का जाना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जनरेट करता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर आप जुबिलेंट फूडवर्क्स का देखें तो 2 वीक पहले भी मिस्टर प्रतीक आर पोटा जो CEO हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया। चलिए अब जुबिलेंट फूडवर्क्स और देवयानी इंटरनेशनल का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो नोट करिएगा, ये जुबिलेंट फूडवर्क्स है और रेड वाला देवयानी इंटरनेशनल है। ये लैक्स में फिगर है और ये मिलियंस में है। तो अगर आप FY21 का देखेंगे तो देवयानी एक्चुअली ओवरऑल 1/3 है कंपेयर टू जुबिलेंट फूडवर्क्स, जहाँ पे इनका रेवेन्यू लगभग 3300 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो पिछले 4 सालों में जुबिलेंट फूडवर्क्स का कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है और FY21 में कोविड की वजह से थोड़ा सा डिप देखने को मिला। EBITDA भी अगर आप जुबिलेंट का देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। FY21 एक एक्सेप्शन था, अगेन बिकॉज ऑफ कोविड। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये पिछले 2 सालों से डिक्रीज हो रहा है, जबकि FY17 से लेकर 19 तक इंक्रीज हुआ था। EPS अगर आप देखें तो पिछले 4 सालों से डिक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। वहीं अगर आप देवयानी इंटरनेशनल का देखें तो इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 से लेकर 2020 तक इंक्रीज हुआ था, लेकिन फिर एक बड़ा सा फॉल देखने को मिला FY21 में। EBITDA भी अगर आप देखें तो ये भी अच्छी खासी स्पीड से ग्रो हुआ है, ऑल्दो बीच में डिप हुआ था एक बार। नेटवर्थ अगर आप देखें तो ये बहुत ही कम है। FY20 में तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पे पहुंच गई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पैट अगर देखें तो मोस्टली हर साल कंपनी लॉस मेकिंग ही रहती है और नेट प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती। कुछ एक और पैरामीटर्स देखते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के। तो नेटवर्थ अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ग्रोइंग पाथ पे ही है। बीच में FY20 में थोड़ा सा डिप था, लेकिन फिर उन्होंने वापस रिकवर कर लिया। रिजर्व्स और सरप्लस का भी सेम ही केस है और अभी एक अच्छे नंबर पे स्टैंड करती है। डिविडेंड अगर देखें तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड तो पे नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट पिछले सालों के कंपैरिजन में डिक्रीज नहीं हुआ। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी देखें तो ये भी कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी का ग्रोइंग बिजनेस है। चलिए बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स से स्टार्ट करते हैं एसेट सेक्शन से। तो प्रॉपर्टी, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स बहुत थोड़ा सा इन्होंने इंक्रीज किया FY21 में कंपेयर टू FY20। नोट करिएगा, ये फिगर्स लैख में है और बहुत ही छोटा सा इंक्रीज है, कुछ 1 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं। इन्वेंट्रीज अगर आप देखें तो ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माल उतना ज़्यादा बिका नहीं कोविड की वजह से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर देखें तो ये कम है और ये करंट एसेट्स में है, शॉर्ट टर्म वाले। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। चलिए देवयानी इंटरनेशनल की बैलेंस शीट देखते हैं एसेट्स सेक्शन में। तो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट सिर्फ 1 करोड़ का इंक्रीज हुआ, कुछ भी ऑलमोस्ट इंक्रीज नहीं हुआ। अगर आप लोन्स में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना लोन काफ़ी हद तक कम किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल फिर भी बहुत ज़्यादा लगभग 97 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन इनके पास है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो सिर्फ 30 करोड़ का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और वहीं जुबिलेंट फूडवर्क्स के पास लगभग 500 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। जुबिलेंट फूडवर्क्स की अगर लायबिलिटीज देखें तो जो नेटवर्थ है इनकी पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है और काफी हद तक इंक्रीज हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लीज लायबिलिटीज अगर आप देखें नॉन करंट तो ये लगभग 1450 करोड़ की लायबिलिटी है, जो कि बहुत बहुत बड़ा अमाउंट है और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है इनके पूरे के पूरे नेटवर्थ का। तो इस इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसा कि अपन ने इंडस्ट्री एनालिसिस में डिस्कस किया था। देवयानी इंटरनेशनल की अगर लायबिलिटीज देखें तो जो इक्विटी है और जो नेटवर्थ है इनकी, तो लिस्टिंग के कारण इनके जो शेयर से प्रीमियम जनरेट हुआ, उसकी वजह से नेटवर्थ इनकी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी, ना कि प्रॉफिट की वजह से। रिजर्व्स बिल्कुल भी इनके लास्ट ईयर के प्रॉफिट की वजह से नहीं बढ़े हैं। नॉन करंट बोरोइंग्स अगर आप देखें तो ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास है
और इनके पास रिजर्व्स सिर्फ 300 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा थ्रेट है कंपनी के लिए, और कभी भी अगर इन्हें लायबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ गई तो ये एकदम बैंकरप्ट हो जाएंगे। चलिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं जुबिलेंट और देवयानी की। तो पिछले 5 क्वार्टर से जुबिलेंट फूडवर्क्स का थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है सेल्स, लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2021 में ड्यू टू डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे डिप आया था। वहीं अगर आप देवयानी का देखें तो ये कंटिन्यूसली पिछले 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट पे भी अगर आप नजर डालें तो ये भी इर्रेटिक है जुबिलेंट फूडवर्क्स का, लेकिन देवयानी के केस में ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखते हैं जुबिलेंट की। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम रेवेन्यूज पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुई है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी कम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स ही कम थी तो रॉ मटेरियल भी कम कंज्यूम हुआ। वहीं अदर एक्सपेंसेस भी कम है पिछले साल के कंपैरिजन में, और ईपीएस भी आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये काफ़ी कम है। देवयानी के केस में एनुअल इनकम स्टेटमेंट में भी थोड़े से सेम सिमिलैरिटीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यूज कम थे, काफ़ी कम थे, और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड भी काफ़ी कम था। लेकिन अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस भी कम थे। ये कैसे कम हो गए? तो इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा फायर किया, जिसकी वजह से कॉस्ट वहाँ पे सेव हुई। डेप्रिसिएशन अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी अपने प्लांट्स और इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी आउटडेट हो जाते हैं और डेप्रिशिएट होने लग जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस भी अगर आप देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं, और नेट ईपीएस अगर आप देखोगे तो पहली बार ये पॉजिटिव में आया है। ऑल्दो कोई सिग्निफिकेंट पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। चलिए अब कैश फ्लोज को कंपेयर करते हैं जुबिलेंट और देवयानी में। तो जुबिलेंट के केस में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पिछले 5 सालों से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। FY21 में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स की थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मनी का आउटफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग में इन्होंने बहुत कम डिविडेंड पे किया था, इसलिए कंपैरेटिवली बहुत कम मनी का आउटफ्लो है। नेट कैश फ्लो -147 करोड़ पे है। देवयानी के केस में ये फ्लक्चुएटिंग है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और हर साल चेंज होता रहता है। इन्वेस्टिंग के लिए इन्होंने कुछ जो नए स्टोर्स को एक्वायर किया था, उसकी वजह से मनी का आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और फाइनेंसिंग में ये टोटल अमाउंट जो इनको लिस्टिंग से गेन हुआ है, ये वहाँ से आया है। टोटल नेट कैश फ्लो अगर देखें तो ये 25.88 करोड़ पे स्टैंड करता है देवयानी के केस में। चलिए कुछ एक रेशियोज से भी देवयानी और जुबिलेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो नोट करिएगा जुबिलेंट फूडवर्क्स का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, वहीं देवयानी के केस में ये 1 रुपी है। इसलिए अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 261 रुपीज़ के आसपास का शेयर बनता है, और ये अपने ऑल टाइम हाई 4500 से ऑलमोस्ट 40% गिर चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो जुबिलेंट ऑलमोस्ट दुगनी बड़ी है देवयानी से, लेकिन अगर प्रॉफिट के टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुनी बड़ी है। प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें तो जुबिलेंट फूडवर्क्स देवयानी के कंपैरिजन में चीप वैल्यूएशन पे दिखाई देती है, लेकिन पीई जुबिलेंट का बहुत ज़्यादा है। वहीं देवयानी का ये 0 है, क्योंकि ये नेट लॉस मेकिंग कंपनी है फिलहाल। ईपीएस अगर आप देखें तो 32 रुपीज़ के आसपास था, वहीं देवयानी का 0.54 के आसपास है नेगेटिव। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो 17.52 है, वहीं देवयानी का तो हॉरिबल -43 है। आरओसीई भी 35 है जुबिलेंट का, जो कि बहुत अच्छा है, और इनके पास कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। वहीं देवयानी के पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डेट है, और इनका आरओसीई काफ़ी कम है 11.17 पे। प्राइस टू सेल्स भी देखें तो जुबिलेंट बेटर नज़र आता है कंपेयर टू देवयानी। ईवी बाई ईबिडा भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली जुबिलेंट ठीक ठाक है, और देवयानी तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार जुबिलेंट का देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 41.94% का स्टेक है, वहीं एफआईआई के पास 39.77% का मैसिव स्टेक है। प्रमोटर्स ने कंटिन्यूसली अपनी प्लेज को डिक्रीज किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अभी प्लेजिंग सिर्फ 1.31% पे स्टैंड करती है। म्यूचुअल फंड्स 29 हैं, जो कि 9.54% होल्ड करते हैं। वहीं एफआईआई 690 हैं, जो कि 39.77% होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 6.59% की होल्डिंग है। चलिए देवयानी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 62.91% की शेयर होल्डिंग है, वहीं एफआईआईज के पास 7.82, डीआईआईज के पास 4.92 और पब्लिक के पास 24.34% की शेयर होल्डिंग है। कोई भी प्लेज नहीं है शेयर प्रमोटर्स का। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पिज़्ज़ा या KFC ऑर्डर करने वाले हैं। ये इंडस्ट्री सबसे सिंपल इंडस्ट्री है एनालाइज करने के लिए। बस 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, और अगर डोमिनोज का पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड दिखे तो जुबिलेंट बेटर है, और अगर पिज़्ज़ा हट या KFC दिखे तो वीडियो को फिर से देखें। मेरे लिए ये बहुत इजी था, क्योंकि मैं हमेशा ही डोमिनोज का प्रेफर करता हूँ। पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा का बेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और KFC बहुत ही ऑयली कर देता है। खैर फंडामेंटल्स देखें
तो अनडाउटेडली जुबिलेंट फूडवर्क्स बहुत बेटर है कंपेयर टू लॉस मेकिंग देवयानी इंटरनेशनल। दोनों ही कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स के रेजिग्नेशन से परेशान हैं और कोविड में क्यूएसआर इंडस्ट्री सेकेंड वर्स्ट इंडस्ट्री थी एयरलाइंस के बाद। ऑल्दो जुबिलेंट बेटर है पर करंट वैल्यूएशंस में भी काफ़ी ओवर वैल्यूड है। मैं जुबिलेंट को 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा और देवयानी को 2 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप किस में इन्वेस्टेड हैं और क्यों। थैंक यू।